नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपनी राजस्थान की रीति रिवाज और परंपराओं वाली क्लास चल रही थी और उसमें अंतिम पार्ट बाकी है अपना। और अंतिम पार्ट जो है वो आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख कुप्रथाएं। ये टॉपिक लगभग सभी एग्जाम में शामिल किया जाता है, या तो रीति रिवाज नाम से आएगा या फिर स्पेशल कुप्रथाएं नाम से दे दिया जाएगा। इसमें आप लोगों के आता क्या है, जैसे कि बाल विवाह है, ठीक है, सती प्रथा है, त्याग प्रथा है, दास प्रथा है, सागड़ी प्रथा है। ये सारी विभिन्न समाजों में जो अलग अलग कुरीतियां चली आ रही है उसमें से यहाँ पे अपने को प्रमुख प्रमुख कुरीतियां पढ़नी है कि कब किस पर रोक लगा दी गई और कब जो है इस पे लिए प्रयास किसने किए, कहां पे रोक लगी है। ये चीजें जितनी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए वो काफी है, इतनी याद कर लेना। लेकिन ये सारी की सारी याद करनी जरूरी है। कई टावर है नहीं पूछ वो करे, गुरु जी ये पर्याप्त है क्या, गुरु जी ये पर्याप्त है क्या। पर्याप्त तो है, लेकिन आप लोगों को याद तो होना चाहिए। ये मैटर आप लोगों को याद पिछला भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूछते हो कि पर्याप्त है क्या, पर्याप्त है क्या। तो टाबर जब वो याद हो जाए नहीं तो दायरो अपने आप बढ़ी, बिना पूछने की आवश्यकता था ना, पढ़े कौन क्या हाँ पर्याप्त है या नहीं है। चलिए अपन शुरू करते हैं। अच्छा, ये पार्ट 3 है, ये जो है ना पार्ट 3 है, इसको संशोधन कर लेना, क्योंकि दो रीति रिवाज वाले मैंने दो तो आप लोगों को करवा दिए हैं, क्लास 27 सही है। देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बाल विवाह। क्या होता है कि ये बाल विवाह की प्रथा, बाल यानी कि सबसे पहले तो ये समझ लें बालक और बालिका, ठीक है नहीं, यो नहीं के थे मातर बाल हमल लोन गड़बड़ी जी। बालक बालिका, बालक बालिका मतलब है कि विवाह के लिए एक आयु निश्चित की गई है कि भाई 18 वर्ष की युवती होगी और 21 वर्ष का युवक होगा तभी जो है विवाह किया जा सकता है, वो लीगल है। इसके अलावा जल्दी करते हैं तो वो इलीगल है पूरी तरीके से। वो जो है रोक है उस पर, कारण यह है कि जब तक जो है परिपक्व न हो जाए युवक और युवती तब तक विवाह नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब बेटेम की जी को थाली में पड़ना होता है ना। आज भी गांवों में दूर दराज के जहां पे जो है जागरूकता कम है वहां ये चीजें अभी भी देखने को मिल जाती है। थाल में पड़ना वाला मतलब समझोगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अभी तो मतलब बोलना नहीं सीखे और उनका ही संबंध तय करके और शादी कर दी जाती है। इसमें समस्या ये आती है कि वो बिना पसंद, मतलब कोई मेल मिलाप वगैरह कुछ नहीं है, मतलब ये सिर्फ जैसे कर ली शादी और फिर बाद में क्या होता है कि जब वो बड़े होते हैं, जब वो समझने लगते हैं लड़का और लड़की, तब पता चलता है कि भाई मेरे तो जो है पहले ही इसके पल्ले बांध दिया, जबकि मेरे तो विचार ही नहीं मिल रहे। कोई दिखे कदरूप हो और कोई है रूपवती, और कोई दिखे कदरूपी और कोई रूपवान। तो यूं भी हो सके भाई लड़का लड़की जो है दोनों मतलब कम से कम विचार मिलने जरूरी है, ठीक है। गुण मिले नहीं मिले, विचार मिलने जरूरी है। तो आजकल तो ध्यान है कि जब तक मतलब देखे नहीं, बात नहीं करे, जब तक तो मतलब अगई हथपन वही कौन। तो यहाँ पे ये प्रथा शुरू क्यों हुई थी? ये प्रथा शुरू हुई थी विदेशी आक्रांताओं के भारत में आने के कारण, कि विदेशी आक्रांता आते थे और यहाँ पे जो है छोटी छोटी युवतियां और जो मतलब जिनके ऊपर नजर पड़ती तो उनकी अस्मिता खतरे में रहती थी। इस वजह जो है पहले ही उनकी शादी करके भेज दिया जाता था। इस कारण ये प्रथा शुरू में चलन में आई थी, ठीक है। पर्दा प्रथा भी ऐसे ही चलन में आई थी, लेकिन ये अब जो है बिल्कुल कुरीति है, क्योंकि कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, उम्र ध्यान रखना, एक तो 21 और 18, ठीक है, विवाह की ये उम्र। मान्यता से कम उम्र में विवाह करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है और प्रशासन को जो है अपने को सूचना देनी चाहिए। जितने भी सरकारी कर्मचारी जो लगने वाले हैं या लगे हुए हैं उनकी तो ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और कई बार तो ऑर्डर भी आ जाते हैं सरकारी कि आप लोगों को भैया ये ध्यान रखा है। सबसे ज्यादा बाल विवाह कौन से दिन होते हैं? तो ध्यान रखना आखा तीज, क्योंकि आखा तीज को क्या होता है, अबूझ सावे कहते हैं, जिसमें बूझ यानी कि कोई पुछाण होता है, मतलब कोई बीमार हो जाए ना अपने घर में भी, या ज्यादा बीमार चल रही है, दवाई वही असर नहीं कर रही ढंगू, तो मतलब घर जो बड़ा बूढ़ी अनबे कह दिया करे कटे बूझ करावा, बूझ कराओ, यानी कोई जानता हो, जानकार व्यक्ति हो तो उसको जो है बताए, आंखें वांखें बताए, वो देख के बताए कि भाई इसकी समस्या डॉक्टर वाली नहीं है, इसके तो ऊपर का हुआ है। ऐसे भय डाल दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अंधविश्वास वाली चीजें है, लेकिन राजस्थान के तो ये पल्ले बंधा हुआ है, ये चीजें चली जाती है साथ में। कई जगह तो मैं ये चीज तक देखता हूं कि यदि किसी को सांप काट दिया है तो भी जागरूकता का इतना अभाव है कि वो झाड़ा फूंक डलाने जाते हैं। वो फूंक तो पहले ही डाल चुका सांप, बाद में फूंक डलाने की काम ही नहीं है, फिर तो वो तो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं जितने में प्रॉपर इलाज नहीं मिलता। तो सबसे पहले चिकित्सकीय होना चाहिए, ठीक है, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। एक अदृश्य शक्ति उस पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं।
तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह रोकने का सबसे पहला प्रयास राजस्थान में किसने किया? तो वो जोधपुर ने किया है, और जोधपुर ऑप्शन में नहीं मिली, नहीं तो थान मिली मारवाड़। ठीक है, तो क्या मिलेगा? मारवाड़ 1885 के अंदर किया है। सबसे पहला प्रयास जोधपुर के द्वारा किया गया है। वैसे बाल विवाह जो है शुरू हो गए थे हर्षवर्धन के काल से, हर्षवर्धन काल था उसी समय से ये शुरू हो चुके थे। वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि जहां पे जो है बाल विवाह चल रहा है तो विवाह के लिए क्या लगाई जाएगी? अग्नि। और वो अग्नि लगाई गई किस लिए है? बाल विवाह के लिए। तो वहां पे अपने को क्या डाल देना है? पानी। बाल विवाह के लिए अग्नि लगाई तो वहां पानी डाल देना। वाल्टर यानी कि अपने ध्यान रखना वाटर, अपने क्या ध्यान रखना है? वाटर ध्यान रखना है। तो क्या होगा? याद रहेगा इससे कि बाल विवाह में प्रयास किसने किया है? वाल्टर कृत हितकारिणी सभा के सर प्रताप सिंह जी ने किया, सर ने किया है। यूं ध्यान रखियो कि सर गया, सर ने ध्यान पट गयो क्या बाल विवाह हो रही हो, गलत है भाई, रोको रोको। कोई रुकिया कौन? वाटर डाल दियो, मैं अग्नि में पानी डाल दिया, विवाह वही रुक गया। इस तरीके से याद अच्छे से हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। बाल विवाह निरोधक कानून ध्यान रखना, शारदा एक्ट। ठीक है, ये शारदा एक्ट के प्रयासों से जो है बाल विवाह निरोधक कानून आया है और बाल विवाह पर रोक लगाई गई है। दैट्स इट। अब ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ये बाल विवाह आपके संपन्न हुआ, मतलब पढ़ने में संपन्न हुआ। ठीक है, तो आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारियां हैं आज की इस क्लास के बाद में। ये जो जो कुरीतियां अपन पढ़ेंगे, जो कुप्रथाएं पढ़ेंगे, यदि कहीं अपने को दिखता है या इसकी चर्चा भी चलती है तो सही जागरूकता फैलनी चाहिए और इन चीजों को रोकना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, डाकण प्रथा। अब डाकण किन के? क्या खुदरो घर तो डाकण भी छोड़े, क्या हाथ घर तो डाकण भी छोड़े, यूं क्या? ठीक है, अब डाकण कहते किसको है? भूतनी। आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घोस्ट कहते हैं। ठीक है, क्यों? गेम, वीडियो गेम, यूट्यूब का जमाना है तो उसमें देख लेते हैं। और आजकल तो एक और चलन और आ रहा है, ज़ॉम्बी। बोलो, अपने जमाने में तो ज़ॉम्बी फॉम्बी तो थे ही नहीं। ठीक है, अपन ही ज़ॉम्बी थे उस समय के। तो अब तो ज़ॉम्बी वाला जमाना। अरे ये तो ज़ॉम्बी बन गया क्या? थोड़ा बेचारे किसी को मिर्गी आ गई ना अगर रास्ते में तो वो बच्चे ये कहते ये ज़ॉम्बी बन गया, भागो यहाँ से। अब बताओ क्या किया जाए? आने वाला मतलब जमाना वास्तव में भाई साहब टाइम फौरी आवन वाली है हम। ठीक है, आप और मैं बहुत भाग्यशाली है जो अपन ने 90 का दशक भी देखा है और ये दशक भी देख रहे हैं। आने वाले टाइम में तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये डाकण यानी कि भूतनी। अब ये गलत प्रथा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अब ये गांवों में, जो पिछड़े हुए गांव है वहां ज्यादा देखने को मिलता है। कोई ऐसी स्त्री बुढ़ी होती है या कोई ऐसी होती है, उसको मतलब डाकण की उपमा दे दी जाती है कि आ तो जीवती डाकण है। कहीं कहते हैं आ तो जीवती डाकण है, कहीं नजर घनी आखरी, आ तो जीवता न खाजिया। अब क्या खाया है? अपात कति देखिए कौन के जीवता ने खाजिया। तो मतलब ऐसे करके क्या होता है कि उस औरत को गांव वाले सारे इकट्ठे होकर प्रताड़ना देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और कई जगह तो ये कंडीशन और अखबारों में, न्यूज में देखने को मिलता है कि निर्वस्त्र करके और उनका जुलूस और निकाला जाता है और गांव वाले सारे साथ में शामिल, स्त्री पुरुष सारे के सारे, बच्चे भी इवन की यहाँ पे। तो ये कितनी मतलब समाज के लिए बुरी बात है कि एक स्त्री को जो समाज का ही हिस्सा थी और उसे जो है डाकण या भूतनी का मतलब की उपमा दे दी और उसे फिर जो है अपने मारते पीटते जंजीरों से बांध के रखते हैं और इतनी अमानवीय यातनाएं किसी मानव के साथ में की जाती है। तो ये एक कुप्रथा की श्रेणी में आती है। ठीक है, बहुत कम है आजकल ये देखने को, लेकिन कहीं कहीं फिर व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं से वीडियो ऐसे सामने आ जाते हैं, इक्के दुक्के ही सही लेकिन आते हैं सामने। तो इस पे जो है रोक लगा दी गई है, पहले बहुत ज्यादा थी। देखो, किसी स्त्री को डाकण या चुड़ैल होने का आरोप लगाकर अत्याचार करना, मारना, पीटना इस प्रथा में आता है। ठीक है, यह प्रथा आदिवासी समुदाय में ज्यादा देखने को मिलती है, ज्यादातर जो है ये प्रथाएं। तो जितने भी अपने आदिवासी भाई बहन देख रहे हैं, अपने जय जोहार करते हैं अभिवादन के रूप में। आप मूल निवासी, आप संस्कृति के पोषक हैं सभी, लेकिन आसपास कहीं भी अपने समाज में ऐसी चीज देखने को मिले तो उसका विरोध करना है, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हो। जिन्हें इन चीजों की जानकारी नहीं है उन तक जानकारी पहुंचानी पड़ेगी, तभी जो है अपना समाज आगे बढ़ पाएगा। और मैं जब जब समाज का जिक्र करता हूं यानी कि मानव समाज, ठीक है, किसी जाति का जिक्र नहीं है, मानव समाज का जिक्र है। तो ये ध्यान में रखना है। इस पर रोक किसने लगाई है? कि देखो, एक बार के वो डाकण प्रथा मतलब डाकण वगैरह देखी तो बट एक बुक लिखी गई
क्या बुक लिखी गई। तो कैसी बुक थी? जैसी बुक थी। तो यहां पे ध्यान रखना है जेसी ब्रुक के प्रयासों से, जेसी ब्रुक के प्रयासों से स्वरूप सिंह जी ने इस पे रोक लगाई है। स्वरूप सिंह जी कहां के शासक थे? मेवाड़ के, उदयपुर के शासक थे। कहां के थे? उदयपुर के। खेरवाड़ा में 1853 के अंदर इसमें रोक लगा दी गई। दो तीन चीजें याद रखनी, जेसी ब्रुक 1853 और स्वरूप सिंह जी, ठीक है। ये तीन चीजें पूछी जाती है डाकन प्रथा से, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, ठीक है। ये वही डाकन वही होती है ना, हिंदी में डायन कहा जाता है, ठीक है। और ज्यादातर सीरियलों में चुड़ैल बोला जाता है जिसे। तो सभी जगह अलग अलग भाषाएं प्रयुक्त होती है। अब कई जना कहे कि गुरु जी क्या डाकन या भूत अपने यही होते हैं कि अंग्रेजों के वहां पे या विदेशों में क्यों नहीं होते? तो सबसे ज्यादा हॉरर पिक्चरें विदेशों में हॉलीवुड की बनती है। कभी देखोगे ना 53 कांप जाएंगे अपने। और 53 से याद रखना, 53 ये ध्यान रखना है अपने को, 53 कांप जाएंगे। तो ये 53 ध्यान रखना कि 53 के अंदर रोक लगाई गई है। आगे बात समझ, डाकन प्रथा खत्म। चलिए आगे बढ़ो, सती प्रथा। अब ये जो है सती प्रथा आप सभी को पता है, और नहीं पता तो देखो सुन लो ध्यान से कि यदि किसी स्त्री का पति किसी भी कारणवश कैसे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है, तो क्या होता था उस समय की जबरदस्ती उसकी जो स्त्री होती थी, यानी कि उसकी जो पत्नी होती थी, उसको भी जो है उसके चिता के साथ में जलाया जाता था। कितना अमानवीय और कितना कष्टदायी हुआ होगा उस औरत के लिए, उस प्रत्येक औरत के लिए जिसे जो है जिंदा जला दिया गया। और मतलब उस समय होता क्या था, राजा राममोहन राय ने इस पर रोक लगाई, क्योंकि इन्होंने खुद ने देखा इनके जो भाभी थी, इनके भाई के देहांत होने के बाद में इनकी भाभी को जो है जिंदा जलाया गया था। और मतलब होता यह था कि उस समय उस समाज के ऐसे प्रतिष्ठित लोग उस समय बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर जाते थे वहां शमशान घाट में। और क्योंकि आदमी, कोई भी जिंदा आदमी जलेगा तो बचने का प्रयास करेगा, भागेगा इधर उधर। तो जब वो सती करने के लिए जिस स्त्री को जलाया जाता था उस समय चिता के साथ में, वो भागने का प्रयास करती तो बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर जाते थे ये मजबूत, और उससे धकेल कर वापस उसको जो है जबरदस्ती वहां पे जलाया जाता था। ये थी सती प्रथा। कितनी अमानवीय थी, तो इस पर रोक लगनी जरूरी था, ठीक है। यह सती प्रथा। सती प्रथा और अलग अलग तरीके से, कुछ स्त्रियां तो मतलब मर्जी से सती होती थी, लेकिन ज्यादातर को जबरदस्ती सती किया जाता था। अब सती में भी बहुत सारे अलग अलग नाम है, सहगमन, अनुमरण, ठीक है, आत्म उत्सर्ग, ऐसे ऐसे नाम है। मां सती भी हुआ करती थी, सिर्फ पति के साथ में ही नहीं जलाया जाता था, कई बार जो है बच्चों के साथ में भी उनकी मां जो है सती हो जाती थी, तो उसे मां सती कहा जाता था, ठीक है। ये सारे अलग अलग है। कई बार क्या होता था कि पति की कहीं अन्यत्र मृत्यु हो गई है ना, और वहीं पे जो है दाह संस्कार कर दिया, स्त्री वहां नहीं है, तो उनकी किसी निशानी के साथ में उसे वहां उसके घर पे वहां पे जो है जला दिया जाता था। इस तरह की जो है सती प्रथा चली है अपने मानव समाज के अंदर, और भारत में ही चली है। अब देखो इसकी डिटेल जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। पति की मृत्यु के बाद पति की चिता के साथ स्त्री के द्वारा मृत्यु का वरण करना, यह सती प्रथा थी। अब क्योंकि जबरदस्ती के सौदे ज्यादा होने लग गए थे, जबरदस्ती जलाया ज्यादा जाने लगा था, ये कुप्रथा की श्रेणी में आ गई। उपनाम देखो, अनुमरण, सहमरण, सहगमन, अन्वारोहण, आत्म उत्सर्ग, ये सारे के सारे इसके उपनाम हैं। और मैं आप लोगों को कह दूं कि यदि उपनाम से सवाल बनाया तो कम से कम 30 से 35% बच्चे उसे सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना व्यवस्थित पढ़ते नहीं है। आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, तो आप लोग आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। फिर देखो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। प्रथम उल्लेख जो मिलता है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख कब लिखा गया था? भानुगुप्त के समय। कब? भानुगुप्त के समय। और भानुगुप्त का ही एक सेनापति था गोपराज, उसकी पत्नी के सबसे पहले सती होने का प्रमाण मिलता है 510 ईस्वी में, ठीक है। ईस्वी सन पूछे तो ध्यान रखना, ये एरन अभिलेख का 510 ईस्वी सन है, ये ध्यान में रखना है अपने, ठीक है। ये एरन अभिलेख। और राजस्थान के अंदर पूछे तो घटियाला शिलालेख, ठीक है, घटियाला शिलालेख या घटियाला अभिलेख। राजस्थान में यदि पूछते हैं ना, तो अपने को क्या ध्यान रखना है? घटियाला अभिलेख। और घटियाला अभिलेख में पूछे तो इसमें भी सेनापति का नाम बता दूं मैं आप लोगों को, सेनापति राणू का। क्या नाम था? सेनापति राणू का, है ना। क्या ध्यान रखोगे? सेनापति राणू का नाम था। और इनकी पत्नी जो थी उसका नाम था संपत देवी। अरे बेटा लिखी देखो ना आज, संपत देवी, ठीक है। भारत में सबसे पहले इस पर रोक का प्रयास किसने किया? जिसके नाम में बिना, बिना मतलब मत मत करो, इसके बिना ये संभव नहीं, मतलब ये कैसे नकारात्मक है रोकने के लिए। तो किसके, कौन से शासक के नाम में बिना आता है बताओ? मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे याद रख लो।
ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसको कहते हैं, ठीक है, उसने सबसे पहले रोक का प्रयास लगाया, बाद में अकबर ने भी प्रयास किए हैं, तो ये अपने ध्यान रखना है। अब व्यवस्थित तरीके से इसके ऊपर नियम बना के बाकायदा जब इस पे रोक लगाई गई है वो समय है 1829 का, और ये पूछा जाता है। देखो राजस्थान में इस पर रोक आप लोगों को पूछी जाए तो बूंदी में 1822 के अंदर। देखो इस तरीके से याद करना कि एक कोई बाईजी हा, ठीक है, एक कोई बाईजी हा, बाईजी, अब बाई लिखोगे ना तो बाई जी की जगह 22 लिख देना तो याद रह जाएगा सन कि 1822 है, ठीक है, एक कोई बाईजी हा, ठीक है, आ जाओ सर, एक कोई बाईजी हा जो सती होने जाता, तो मतलब दूजा जी को हानि बे कहो कि रुको रुको सती हो रिया होते इच्छा तो मुंडो मीठो करूंगा, तो मुंडो मीठे में क्या खाता बूंदी, तो क्या बूंदी खार जाओ, और यह तरीका था याद हो जाए। भारत में इस पर पूर्णतः रोक लगाई राजा राम मोहन राय ने। किसने लगाई? राजा राम मोहन राय ने। कब लगाई? 1829 के अंदर लगाई है। और ये ध्यान रखना इसमें पूछेंगे कि कौन से नियम के तहत लगाई है, तो इसमें ध्यान रखना कि नियम 17 के तहत लगाई है। कौन से नियम के तहत पूछे तो नियम 17 के तहत इस पे रोक लगाई गई है। देखो 7 तो ये हो गए, 10 ये हो गए, और नियम 17 ऐसे ही लिखना है रोमन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना नियम 17 के तहत इस पर रोक लगेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान में अंतिम ज्ञात सती, क्या अंतिम ज्ञात सती कौन है? तो वो है रूप कंवर, जो दीवराला नीम का थाना नहीं अब है सीकर के अंदर, ठीक है, सीकर जिले के अंदर 1987 की बात है। ये अंतिम ज्ञात सती है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, अंतिम ज्ञात सती है, ये ध्यान में रखना। अब ले लो स्क्रीनशॉट, और नियम 17 आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ो। दास प्रथा, अब क्या है? दास प्रथा। इसकी सर्वप्रथम जानकारी कहां मिलती है? अर्थशास्त्र के अंदर। जिसको अर्थ कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, अर्थ किसको कहते हैं? उसको ही बोलते हैं। तो वो क्या करेगा? वो बहुत सारी मतलब एक बिजनेस स्थापित करके बहुत सारे जो है नौकरियां देगा। तो यानी कि बहुत सारे उसने क्या कर लिया? अर्थ कमाना है, दास रख लिए। तो आपको ध्यान रखना सबसे पहला उल्लेख अर्थव्यवस्था के अंदर मिलता है। भारत में पहली बार दास प्रथा पर रोक कब लगाई गई? और रोक किसने लगाई? तो अकबर द्वारा लगाई गई, ठीक है। और राजस्थान में सबसे पहले दास प्रथा पर रोक, ध्यान रखना, 1832 में कोटा बूंदी के अंदर लगाया गया। ये भी पूछ सकते हैं कि किस क्षेत्र में? तो हाड़ौती के अंदर, ठीक है, किस क्षेत्र में? तो हाड़ौती के अंदर, कोटा बूंदी के अंदर लगाया गया है, लगाई गई है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखियो, ठीक है। तो 1832 में कोटा बूंदी में सबसे पहले। भारत में अंततः दास प्रथा पर सबसे अंतिम यानी कि रोक पूरी तरीके से किसने लगाई? तो वो लगाई है विलियम बेंटिक ने लगाई है। किसने? विलियम बेंटिक ने। अब देखो अपने जब जैसे राजस्थान की प्रतिष्ठित महिलाएं और जो महिलाओं की भूमिका व्यक्तित्व वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आए थे अपने सामने, पासवान, ठीक है, पड़तायत, ये सारे शब्द आए थे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, प्राचीन समय में वे दासियां जो उपपत्नी का दर्जा प्राप्त कर लेती थी, क्योंकि इसके बाद में अपन कई जगह ये पढ़ते हैं ना कि ये इसका दासी पुत्र था, ये था, तो कई दासियां जो बाद में उपपत्नी का दर्जा प्राप्त कर लेती थी उन्हें ही कहा जाता था। देखो पासवन, खवासन, परदायत, ये सारी शब्दावली उनके लिए प्रयुक्त की जाती थी। एक तरीके से वो दास ही थे, ठीक है। फिर आता है अपने अगली प्रथा, विधवा पुनर्विवाह। अब ये विधवा पुनर्विवाह जो है ना, ये कुप्रथा नहीं है। विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता था, ये कुप्रथा। क्योंकि कम उम्र के अंदर उस समय जैसे उसका किसी का पति मर गया तो जीवन का गुजारा हो कैसे, ठीक है, यानी कि पूरा जो है पूरा लंबा जीवन बिताना। अब उस समय जो है विधवाओं का पुनर्विवाह हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ऐसे कोई नियम नहीं थे, ऐसे कोई कानून नहीं थे, कायदे नहीं थे। तो फिर यहाँ पे जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्रयास करके इसको शुरू करवाया, और यहां से ये एक अच्छी पहल थी। विधवा पुनर्विवाह के लिए अधिनियम बनाया गया है। किसने बनवाया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1856 में। और राजस्थान में विधवा पुनर्विवाह का पहला प्रयास कब किया, किसने किया है? तो सवाई जय सिंह ने किया है। विधवा विवाह पुस्तक किसकी है पूछे तो ध्यान रखना, चांदकरण शारदा की है विधवा पुनर्विवाह पुस्तक। अब ले स्क्रीनशॉट, बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। विधवा पुनर्विवाह, ईश्वरचंद्र विद्यासागर।
ये आप लोगों के कुप्रथा में नहीं आता है, इस पे ऑलरेडी काम हो चुका है, उसके अंदर आता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो कन्यावध, ठीक है, अब ये कन्यावध क्या है, इसी के अंदर आ जाता है आप लोगों के भ्रूण हत्या। इसी के अंदर क्या आता है, भ्रूण हत्या भी इसी के अंदर आता है, क्योंकि पुत्र यानी कि लड़के के भ्रूण की कोई भी हत्या नहीं करवाता। भ्रूण हत्या सिर्फ और सिर्फ किसकी हो रही है, लड़कियों की भ्रूण हत्या हो रही है, और ये पहले से चला आ रहा है, इस पे बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है, ये दंडित है, ये घृणित कार्य है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में, राजस्थान में सबसे पहले रोक कब लगी है, बूंदी में 1833 और कोटा में 1834 के अंदर इसके अंदर रोक लगी है। ठीक है, और विल्किंसन के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने रोक लगाई है। तो ध्यान रखना ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और एकदम घृणित कार्य है। आप लोगों को सवाल पूछेंगे तो ये बूंदी और कोटा से संबंधित पूछेंगे। ठीक है, त्याग प्रथा, अब त्याग प्रथा क्या होता था कि उस समय जब राजे रजवाड़े हुआ करते थे तो क्या होता था कि जब उनके बेटियों का और ऐसा विवाह होता था तो विभिन्न जातियों के अलग अलग जो लोग होते थे वो क्या होते थे, जबरन धन वसूली का कार्य करते थे। अब इसमें राजा रजवाड़ों को तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था, लेकिन जैसे कि कोई इतने आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और वो विवाह कर रहे हैं तो उनसे भी वो इतना ही जबरन धन वसूलते थे जितना कि राजा रजवाड़ों से वसूल रहे हैं। तो इस चक्कर में जो है कई परिवार बर्बाद हो जाते थे, कर्जदार हो जाते थे, तो ये एक कुप्रथा की श्रेणी में आ गया था। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, शादी ब्याह में नेक के नाम पर जबरन धन वसूली इसके अंदर आता था। इस पर 1841 में जोधपुर के अंदर सबसे पहले रोक लगाई गई। ठीक है, सबसे पहले रोक कहां है, जोधपुर के अंदर लगाई है और 1841 में लगाई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। समाधि प्रथा, अब समाधि प्रथा क्या है, समाधि लेना, यानी कि आपने कई जगह सुना होगा, कई जगह ये कहते हुए लोगों को पाया होगा कि यहाँ जीवित समाधि ली है, उन महाराज ने ली है, यहाँ पे ये लिया है, यहाँ जल समाधि ली है। तो समाधियां बहुत तरह की है, खड्डा खोद के अंदर जो है ईश्वर भक्ति में लीन होना एक तरीके से ये कहते हैं, और मतलब वो जो है समाधि ले ली। ठीक है, कई जने जल समाधि ले लेते हैं। तो समाधि में एक्चुअल में होता क्या है, कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी व्यक्ति की मौत होती है। अब जमीन में यानी कि जाना है और बिना जीवित तो कैसे रहेगा व्यक्ति, तो ये एक तरीके से किसमें, जैसे आत्महत्या भी एक अपराध है तो ये भी एक तरीके से किसमें आ गया, अपराध की श्रेणी में आ गया। तो कुप्रथा हो गई। इस पे रोक लगाई है लॉर्ड लुडनो ने। ठीक है, लॉर्ड लुडनो के प्रयासों से 1844 में जयपुर में इस पर रोक लगाई गई, समाधि प्रथा पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर देखो सागड़ी प्रथा, सागड़ी भी एक तरीके से दास ही होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, बंधुआ होते हैं, बंधुआ मजदूर। अब बंधुआ मजदूर जो होते हैं वो यानी कि उनसे देखो काम तो करवाया जाता है उनसे, ठीक है, लेकिन उन्हें जो है पैसा मजदूरी नहीं दी जाती, बल्कि जो है खाना खिला दिया और वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो उनके यहाँ पे मजदूरी करते रहेंगे। ये होते हैं बंधुआ मजदूर एक तरीके से, इनको कहा जाता है सागड़ी प्रथा। ज्यादातर जो है पहले ज्यादा चलती थी, अब तो नहीं है, इतनी देखने में नहीं मिलती। और अब यदि कहीं पे किसी के कोई कहते भी है ना कि हमारे तो वहां पे जैसे खेत का काम सागड़ी देखते हैं, तो अब बंधुआ मजदूरी वाला नहीं रहा है काम, अब बिल्कुल बाकायदा उनको मेहनताना देते हैं, उनका परिवार रहता है वगैरह। अब पीढ़ी दर पीढ़ी वाला ये सागड़ी प्रथा अब नहीं है। पहले तो मतलब करनी है कि तेरे बाप ने हमसे कर्जा लिया था, तुझे तो यहाँ पे ये करना ही है। फिर ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वो मजदूरी, मतलब वो कभी तबका ऊपर आ ही नहीं सकता था, तो इस पे रोक लगाई गई। दूसरा नाम इसका क्या है, बंधुआ मजदूर। 1961 में इस पर रोक लगा दी गई, ये भी एक तरह की कुप्रथा है। फिर देखो कुकड़ी प्रथा, ये सिर्फ और सिर्फ एक जाति में ही आप लोगों को ध्यान रखनी है, और वो है सांसी जनजाति के अंदर। इसमें जो है नव विवाहित जो वधु आती थी उसे अपनी चारित्रिक परीक्षा देनी पड़ती थी। ये भी एक तरह की कुप्रथा है, ये आती है सिर्फ और सिर्फ सांसी जनजाति के अंदर, और ये चारित्रिक परीक्षा देने से संबंधित है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको कुकड़ी प्रथा के नाम से, इसे कुकड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, त्याग प्रथा, कन्यावध, समाधि प्रथा, सागड़ी प्रथा और कुकड़ी प्रथा, ये सारी की सारी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट।
चलिए, इसी के साथ आपकी ये क्लास संपन्न हुई और अब आप लोगों को ये सूचना दे दूं कि अभी वर्तमान में जो जीजीडी ऐप पर जितनी टेस्ट सीरीजें चल रही है वो बहुत जल्द उनमें से होने वाली है सोल्ड आउट। और सोल्ड आउट का मतलब आप कहीं भी किसी भी जगह सोल्ड आउट का टैग देखें यानी कि उस पर आपका अधिकार अब नहीं हो सकता, आप उसे नहीं ले सकते, यानी कि ज्वाइन उसके बाद में नहीं कर पाओगे। इससे पहले कि कोई टेस्ट सीरीज सोल्ड आउट हो जाती है, आपको यदि अभ्यास करना है कि हाँ हम तो कई जने ये सोचते हैं कि हम तो परीक्षा के पास में अभ्यास करेंगे, भैया करना है तो ज्वाइन तो अभी करना पड़ेगा, परीक्षा के पास में आप ज्वाइन भी फिर बाद में नहीं कर पाओगे क्योंकि सीटें फुल होती, कैपेसिटी फुल होती, हम कर देंगे दरवाजे बंद, उसके बाद में मौज करो राज करो लेकिन यहां से अभ्यास नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं अभ्यास करना चाहते हैं, सबसे सस्ता और राजस्थान का सबसे बेस्ट क्वालिटी के अनुसार यदि देखा जाए और प्रश्नों की क्वांटिटी के अनुसार भी देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ जीजीडी की टेस्ट सीरीज है जिस पर आप बेहतरीन अभ्यास करके बिल्कुल लागत मूल्य में कर पाओगे, क्योंकि ये भी एक सेवा ही है आप सभी के लिए ताकि हर विद्यार्थी अभ्यास कर सके। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा समझाने की आवश्यकता है, आप लोगों को पता है, ठीक है सारी चीजें। तो फटाफट से जाकर जो है ज्वाइन कर ले और अपने आप को जो है बढ़िया अभ्यास से जोड़ ले। चलिए अपन मिलते हैं साथियों अगली कक्षा में अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।